तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था थर्मल एक्सपांशंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशंस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन बीटा, और नेक्स्ट देखा था अपन ने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा। आज बच्चों नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जनरली आप लोग को एग्जाम में आ जाता है प्रूफ अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। तो चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? तो आपको पता है अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो सपोज बच्चों ये कोई शीट है, मेटल शीट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और फिर जब आपने इसको हीट दिया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया 0 से T डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने से मान लीजिए इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो लेंथ भी इंक्रीज होगी और ब्रेड्थ भी इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली ये मेटल शीट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। ओरिजिनल लेंथ थी उसकी L0, फाइनल लेंथ हो जाएगी ये। तो मान लीजिए लेंथ हो गई है L0 प्लस डेल L। व्हाट इज डेल L? चेंज इन लेंथ। जब आपने टेम्परेचर 0 से T किया मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल T कितना है, T - 0 इज इक्वल टू ऑफ T। तो उस वक्त चेंज इन लेंथ कितनी है, DL। तो यदि मैं बोलता हूँ बीटा, तो बीटा आप लोग को मालूम है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। आप बोलते हैं LT माइनस AT माइनस A0 अपॉन A0 इंटू ऑफ डेल T। व्हाट इज A0? एरिया ऑफ शीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो आपने बोला L0 या L1 ले लीजिए, चलेगा L भी। तो ये जाएगा L इंटू L स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर शेप में लिया। फिर AT, तो आप बोलोगे L प्लस डेल L इंटू L प्लस डेल L, तो L प्लस डेल L स्क्वायर, क्योंकि वो भी आपको स्क्वायर शेप में दिखाई दे रही है। तो अब बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस डेल L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू ऑफ डेल T। वैल्यू रख दी हमने, AT की वैल्यू रख दी L प्लस डेल L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल T। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो बीटा इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू ऑफ डेल T। ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पर यदि आप ध्यान दें तो बीटा इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर कैंसिल। अब आपको क्लियर है, यहां पर डेल L चेंज इन लेंथ काफी स्मॉल रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जो शीट है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की है। अब आपने हीट दी तो लेंथ में जो चेंज होगा सेंटीमीटर में थोड़ी होगा। हो सकता है हीट देने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से 1 mm लेंथ इंक्रीज हो गई हो। 1 mm यदि लेंथ बढ़ी 1 mm ब्रेड्थ हो जाएगी, मतलब
0.1 सेंटीमीटर, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01, और स्मॉल हो जाएगा। अब इतनी स्मॉल क्वांटिटी को इसमें ऐड करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास, समझ रहे बात, 10 प्लस 0.1 करो तो 10.1, या 10 प्लस 0.01 तो 10.01, तो आप इग्नोर कर दोगे, तो इसको छोड़ सकते हो आप। डेल एल स्क्वायर हाई पावर्स को छोड़ सकते हो आप। तो अब आपके पास बचता है बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल इंटू डेल एल अपॉन एल स्क्वायर इंटू ऑफ डेल टी। एक एल कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू ऑफ डेल टी। बच्चों आप लोगों को पता है अल्फा क्या होता है? एल टी माइनस एल ज़ीरो अपॉन एल ज़ीरो इंटू डेल टी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब एल टी माइनस एल ज़ीरो का आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन लेंथ डेल एल, एल ज़ीरो एल इंटू ऑफ डेल टी। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो? अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसको आप बोल सकते हो 1। इस तरीके से आपने प्रूफ किया कि बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन कितना होता है? ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। जैसा मैंने ये प्रूफ किया है वैसा ही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्यूब लेना पड़ेगा। कोई मेटल क्यूब है इस तरीके से, और इसकी हर एज की लेंथ कितनी है? एल। कब? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फिर इसको भी आपने हीट दी, गर्म किया, जिससे इसका साइज बढ़ गया, राइट? इस तरीके से साइज बढ़ गया। ये जो लेंथ थी वो एल की जगह हो गई एल प्लस डेल एल। चूंकि सॉलिड में एक्सपांशन सिमेट्रिकल होता है, तो जितनी लेंथ इंक्रीज हुई उतनी ब्रेड्थ इंक्रीज होगी, उतनी हाइट इंक्रीज होगी। तो यदि हम लोग बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम V0, तो स्वाभाविक है इनिशियल वॉल्यूम आप बोलोगे L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। लेकिन T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो आपको मालूम है हर एज की लेंथ कितनी हो गई है? L प्लस डेल एल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसलिए ये भी रहेगा क्यूब। तो अब आपको पता है गामा क्या होता है? VT माइनस V0 अपॉन V0 इंटू ऑफ डेल टी। टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया है? 0 से T डिग्री सेल्सियस। तो फिर गामा इज इक्वल टू VT की जगह लिख सकते हो आप L प्लस डेल एल क्यूब माइनस V0 की जगह भी जाएगा L क्यूब अपॉन L क्यूब इंटू ऑफ डेल टी। फिर बच्चों यहां पर गामा इज इक्वल टू, आप यहां पर चाहें तो ये L है, L प्लस डेल एल। A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस एल क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू ऑफ डेल टी। देखिए ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस एल।
ये कैंसिल हो गया। तो अब आपको पता है डेल एल जो है बहुत ही स्मॉल है, तो डेल एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा, डेल एल क्यूब टेंड्स टू 0 होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो स्वाभाविक गामा इज इक्वल टू इस डेल एल क्यूब को भी छोड़ दीजिए, डेल एल स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत स्मॉल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी स्मॉल हो जाएगा। 100 इंटू 0.1 10 हो गया, या 100 इंटू 0.01 1 आ गया। तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करने का कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जाएगा थ्राइस ऑफ एल स्क्वायर इंटू डेल एल अपॉन एल क्यूब इंटू ऑफ डेल टी, एल स्क्वायर कैंसिल, गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू ऑफ डेल टी, मीन्स गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये आपने सेकंड रिलेशन प्रूफ कर दिया। पहले प्रूफ किया था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, अब प्रूफ कर दिया गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बाय 1 and 2 अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा और गामा की जगह 3 अल्फा। मतलब फाइनली रिलेशन क्या मिला, 1:2:3। तो अल्फा बीटा गामा इसमें जो रिलेशन होता है वो 1:2:3। बच्चों ये आपके 11th एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों ये थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें रेल्स जो होती हैं, पटरियां, वो कभी भी 2 रेल्स जो होती हैं उनके बीच में ऐसा गैप छोड़ा जाता है, ऐसा सटा के नहीं रखते हैं। उसका रीज़न ये है भाई, आप समझ रहे हैं, एक ये रहेगी और एक और ऐसे चलती ना पैरेलल में, ट्रेन इसी के ऊपर से पास होती है। तो कभी भी ये जो ये इस तरीके से रेल्स हैं, पटरियां हैं, यहाँ स्लीपर लगी रहती है, तो ये जो गैप छोड़ा जाता है ना, ये जो गैप रहता है ये थर्मल एक्सपांशन की वजह से छोड़ा जाता है। क्योंकि कंटिन्यूस डे टाइम में सन रेज आती हैं, थर्मल रेडिएशंस, उसकी वजह से हीट मिलती है, एक्सपांशन होता है। तो ये दोनों जो रेल्स हैं इसके बीच में गैप रहने से फिल हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वापस बढ़ जाएगा, तो छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। यदि सटा दें के, क्योंकि बिल्कुल कंटिन्यूस तो ले नहीं सकते हैं इतनी लंबी लंबी रेल्स, तो जब 2 रेल्स के बीच में गैप करने से यदि एक्सपांशन होगा, यदि आप गैप नहीं छोड़ोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगा के ट्रैक को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना, इसलिए छोड़ा जाता है। एमपीबी के जो वायर्स होते हैं वो कभी भी आपने देखना है बिल्कुल एकदम ऐसे टाइट नहीं बांधे जाते हॉरिजेंटल, बल्कि इस तरीके से थोड़ा सा आपको ऐसे लटके हुए दिखेंगे, हल्के। क्यों? क्योंकि विंटर के टाइम में टेम्परेचर की वजह क्या होगी, कम होगी, तो लेंथ यदि बिल्कुल ऐसा कर देते स्ट्रेट तो फिर यहाँ टेंशन डेवलप हो जाता है, टेम्परेचर लेंथ शॉर्ट होती, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज होती है, वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने से लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती, ये टूट जाते हैं। तो इसलिए हल्का सा उसमें आपको लूप दिखेगा, ठीक है। आप लोगों ने वो देखे होंगे, क्या बोलते हैं, सिगड़ी बोलते हैं क्या, जिसमें ऐसे रॉड रख देते हैं और यहाँ पर कोल रहता है, कोल जलाया जाता है, यहाँ से एयर जाती है, तो ये रॉड्स रहती हैं ये थोड़ी बाहर निकली रहती हैं, ढाबे वगैरह पर देखा होगा आपने, जो ढाबा होती है वहाँ देखे होंगे, तो वो बाहर इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पर कोल रहेगा, जलेगा, उसके कारण हीट की वजह से यहाँ पर एक्सपांशन को जगह रहते, तो ये बाहर रहेगा। यदि इसको ऐसा फिट कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं इसको, मान लीजिए वेल्ड, तो अब यदि यहाँ कोल जलाओगे तो हीट की वजह से रॉड जो है उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो ये इसका शेप खराब कर देगी,
फिर बाद में पता चला जब टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ शॉर्ट होगी, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी भी आप देखो, जब किसी बॉटल में यदि कॉर्क वगैरह फंस जाता है, उसको निकालना है यदि आपको, तो बॉटल को थोड़ा सा गर्म कर दो, एक्सपांशन होता है जिसकी वजह से कॉर्क जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड, थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स। अब नेक्स्ट बच्चों, जैसे अपन ने देखा है थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, तो मैंने आपको 3 टाइप के एक्सपांशंस बताए, अल्फा, बीटा एंड गामा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड। लिक्विड में थर्मल एक्सपांशन कैसा होता है, तो जरा सोचो, यदि इस तरीके का कंटेनर है और यदि मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से एक स्टैंड लेकर यहां पर इस तरीके से कुछ रख दिया है इसको, और यहां ये इसी तरीके से यहां पर है, और यहां बर्नर से आप हीट दे रहे हैं, यहां पर लिक्विड है, कहां तक है, इस लेवल तक, ए तक। इनिशियली जो लिक्विड का लेवल है वो ए तक है, आप यहां से हीट दे रहे हो और बर्नर को ऑन करके कुछ देर के लिए घूमने चले गए आप, थोड़ी देर बाद बाहर आए, वापस आए, तो आपको इस लिक्विड का जो लेवल है वो यहां दिखाई दिया, इस पॉइंट पर, सपोज सी, राइट। तो आने के बाद में बर्नर ऑफ कर दिया, आपने देखा था इनिशियली लेवल ए था और फाइनली सी पर पहुंच गया। तो आप जनरली यही बोलेंगे कि वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां हुआ है, ए टू सी। पर यदि आप कंटिन्यूस मार्क करते तब आपको समझ में आता या देखने मिलता कि जब आप इसको हीट दे रहे थे तो इनिशियली इस लिक्विड का जो लेवल है ए से पहले कहां जाएगा, डाउनवर्ड बी पर, और फिर बी के बाद कहां जाएगा, सी पर। ऐसा होगा, पहले ए से कहां जाएगा, बी पर, और फिर बी से कहां जाएगा, सी पर। ऐसा क्यों होगा, जरा सोचिए आप। एक्चुअली में हुआ ये कि जब आपने हीट दी तो सबसे पहले हीट लिक्विड को नहीं मिलेगी, कंटेनर को मिलेगी। ये बर्तन जो है, कंटेनर, वो गर्म होगा। जब वो गर्म होगा तो निश्चित रूप से उसमें एक्सपांशन होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। उसके थ्रू हीट कहां जा रही है, लिक्विड को, लिक्विड को बाद में हीट मिल रही है। पहले हीट किसको मिलेगी, कंटेनर को। तो निश्चित रूप से कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा उतना लिक्विड का लेवल क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। वो वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड। इसलिए उसका लेवल पहले ए से कहां जाएगा, डाउनवर्ड, बी पर। जब बी पर पहुंच गया तब तक क्या हुआ, फिर हीट मिलना चालू हो गई लिक्विड को, और इसलिए फिर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और फाइनली आपको कहां पर दिखेगा, सी पर, राइट। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, इनिशियली लिक्विड का लेवल कहां पर था, ए पर, कहां जाएगा वो, पहले ए टू बी और फिर उसके बाद बी टू सी। तो यदि आप सोचे तो मैं पूरा इस बीसी को लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी। इस पूरे बीसी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी। अब यदि मान लीजिए ये ट्यूब दिख रही है, इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो दोनों साइड यदि मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू बी सी, ए इंटू ए बी
प्लस A इंटू AC, ऐसा हो सकता है। आपको क्लियर दिख रहा है? ये लिखा है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। तो डेफिनेटली ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ये भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। और ये भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ये कौन सा चेंज इन वॉल्यूम है? रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि एक्चुअल में लिक्विड को हीट कहां से मिलना स्टार्ट हुई है? बी से। उसके बाद यहां से यहां तक एक्सपांशन हुआ है। तो ये जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में, उसको अपन बोलते हैं रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये जो दिख रहा था A इंटू ए बी, ये क्या था? डाउनवर्ड आया था। लिक्विड डाउनवर्ड आया था। कितना डाउनवर्ड आया था? जितना वॉल्यूम कंटेनर का बड़ा था। कंटेनर सॉलिड का रहेगा, मान लीजिए ग्लास है, तो उसका वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा उतना वॉल्यूम इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली में ये सही मायने में क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जितना सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ा उतना वॉल्यूम नीचे आया। प्लस A इंटू ए सी क्या है? तो इनिशियली लिक्विड का लेवल कहां पर था? A पर, जो आपने देखा था। फिर आप घूमने चले गए थे और फाइनली आए तो कहां पर दिखा? C पर। तो आपसे किसी ने पूछा बताइए कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो आप तो यही बोलेंगे फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वॉल्यूम आपने कितना माना? AC। क्या माना आपने? AC। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये इस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को क्या बोलते हैं? एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसलिए जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम में जो चेंज होता है या एक्सपांशन होता है, इसके दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सेकंड होता है एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फर्स्ट, रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब भाई लिक्विड में लेंथ तो होगी नहीं, एरिया तो होगा नहीं, केवल क्या है? वॉल्यूम। इसलिए लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज होता है, एक्सपांशन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक कहलाता है रियल और दूसरा एपरेंट। तो फर्स्ट होता है रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सेकंड कहलाता है एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसीलिए लिक्विड के केस में दो कोफिशिएंट होते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन और सेकंड होता है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन। तो बच्चों, लिक्विड के केस में जो थर्मल एक्सपांशन होते हैं उसमें फर्स्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन और सेकंड होता है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन को अपन गामा आर से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन को अपन गामा ए से डिनोट करते हैं। बाकी जैसा सॉलिड में होता है वैसे इसमें भी होता है। हमको मालूम है, हमने सॉलिड में देखा है गामा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल वी अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी। तो यदि सॉलिड रहेगा तो यहां पर गामा जी हो जाएगा, यहां पर डेल वी जी हो जाएगा। V0 क्या रहेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम। लिक्विड के केस के लिए यदि यहां पर गामा आर है तो ये जाएगा डेल वी आर। अच्छा, इसके बेसिस पर क्या बन जाएगा? गामा जी इंटू V0 इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल वी जी। या चलिए इसको ग्रेजुअली देखते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो ये दो कोफिशिएंट बताएं, तो उसमें से यदि मैं फर्स्ट कोफिशिएंट की बात करूं गामा आर, गामा आर इज इक्वल टू होता है डेल वी आर अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट? रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। If the original volume of a liquid is unit
and its temperature increases by 1 degree Celsius, then the real change in volume of liquid is called coefficient of real expansion. यदि लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना ले लो आप 1, if डेल टी टेम्परेचर कितना चेंज करो 1 डिग्री सेल्सियस, तो गामा आर किसके इक्वल होता है रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. मतलब आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. इट इज इक्वल टू द रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. कब? जब लिक्विड का वॉल्यूम कितना लोगे आप यूनिट और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करोगे बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो डिफाइन कर सकते हो thus the coefficient of real expansion of a liquid is equal to the real change in volume of liquid when the original volume of a liquid is 1 unit and its temperature is increases by 1 degree Celsius. या आप ऐसा भी बोल सकते हो if the original volume of a liquid is unit and its temperature is increases by 1 degree Celsius, then the real change in volume of liquid is called coefficient of real expansion. इसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आप इसको इक्वेशन को बोलते हैं 1 और इसको मान लीजिए बोल देते हैं 2, और नेक्स्ट यदि मैं आपको डिफाइन करूँ यहाँ पर गामा ए, तो गामा ए जो है वो इज इक्वल टू होता है डेल वी ए अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी. व्हाट इज डेल वी ए? apparent change in volume of liquid. What is V0? Original volume of liquid. और del T change in temperature, gamma A coefficient of apparent expansion. इसको मान लीजिए 3 बोल दिया मैंने. इसको डिफाइन करना तो ये भी ऐसे ही जाएगा if V0 is equal to 1, del T is equal to 1, then gamma A is equal to del VA. तो जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा आप डिफाइन कर सकते हो. इफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज यूनिट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन द apparent change in volume of liquid is called coefficient of apparent expansion of liquid. अब यदि अपन बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं बाय 2 डेल वी आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो गामा आर इंटू वी जीरो इंटू डेल टी. बाय 3 यदि बात करोगे तो डेल वी ए इज इक्वल टू गामा ए इंटू वी जीरो इंटू डेल टी क्रॉस मल्टीप्लाई. और सॉलिड में तो आपने देखा ही है फॉर सॉलिड अल्फा बीटा गामा देखा था, तो गामा इज इक्वल टू क्या था डेल वी अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी. तो वहां पर सॉलिड है तो ग्लास मान लीजिए, तो यहां पर डेल वी जी लिखोगे. तो इसका मतलब डेल वी जी इज इक्वल टू क्या आएगा गामा जी इंटू वी जीरो इंटू डेल टी. अब यदि हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर दें 1 में, तो हमको न्यू रिलेशन मिल जाएगा. मान लीजिए इसको मैंने बोला 4, इसको मैंने बोला 5 और इसको मैंने बोला 6. तो फिर हम लोग बोल सकते हैं बाय 1, 4, 5 एंड 6. 4, 5, 6 से 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहां पर कर दूं क्या कि थोड़ी देर बात कर दूं? पहले आप लोग कॉपी कर लो, इतना है ना, कॉपी कर लो पहले. तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट रिलेशन बताया था गामा डेल वी आर इज इक्वल टू डेल वी ए प्लस डेल वी जी.
और यहाँ पर आपको डेल वी आर, डेल वी ए और डेल वी जी की वैल्यू निकाली है। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 4, 5 एंड 6। तो आपको पता था डेल वी आर में अपन वैल्यू रख दे, निकाली अपन ने डेल वी आर की वैल्यू गामा आर इंटू वी जीरो इंटू डेल टी। फिर आपने लिखा था डेल वी जी, तो उसकी जगह था गामा जी इंटू वी जीरो इंटू ऑफ डेल टी। और डेल वी ए लिखा था उसके बाद प्लस डेल वी ए इक्वेशन 1 में, तो वहां पता है गामा ए इंटू वी जीरो इंटू डेल टी। आपको क्लियर दिख रहा है? गामा आर वी जीरो इंटू डेल टी इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा गामा जी प्लस गामा ए इंटू वी जीरो इंटू डेल टी। कॉमन निकल गया, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर गामा आर इज इक्वल टू गामा जी प्लस गामा ए। यहां पर गामा आर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। गामा ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। और गामा जी को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो जल्दी से बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना चाहिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो आपने देखा वैसे गामा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी या टी, है ना। जीरो से यदि हम टेम्परेचर टी इंक्रीज करते हैं तो इनिशियल टेम्परेचर जीरो पर मतलब वॉल्यूम मान लीजिए वी जीरो है और टी पर वॉल्यूम कितना है? वी टी। तो हमको पता है गामा इज इक्वल टू क्या है? वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा इंटू वी जीरो इंटू टी इज इक्वल टू वी टी माइनस वी जीरो। ट्रांसफर करोगे तो वी जीरो प्लस गामा इंटू वी जीरो इंटू टी इज इक्वल टू ऑफ वी टी। वी जीरो कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस गामा इंटू ऑफ टी इज इक्वल टू ऑफ वी टी। या फिर इसी को लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी जीरो इंटू 1 प्लस गामा इंटू टी। यह आपने वॉल्यूम के लिए रिलेशन है। मतलब दोनों ही में यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। यदि मान लीजिए मैं आपसे बात करूं और यदि पूछूं डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। फिर टेम्परेचर जब आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। क्या चेंज होगी? डेंसिटी। मास थोड़ी बदलेगा। तो इसका मतलब है यदि हम यहां पर V0 चाहें तो हो जाएगा m अपॉन D0। ऐसे dt t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मास m ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम सपोज Vt। तो इसका मतलब Vt इज इक्वल टू क्या जाएगा? m अपॉन dt। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। What is D0? Density at 0 degree Celsius. And what is dt? Density at t degree Celsius. What is V0? Volume at 0 degree Celsius. Vt? Volume at t degree Celsius. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? m अपॉन dt। अपन इसको मान लीजिए 1 बोल देते तो बोलते बाय 1। V0 की जगह क्या जाएगा? m अपॉन V0, m अपॉन D0, 1 प्लस गामा इंटू ऑफ टी। क्यों बच्चों? mm क्या हो गया? कैंसिल। dt इज इक्वल टू क्या जाएगा? D0 अपॉन 1 प्लस गामा इंटू ऑफ टी। यह जाएगा।
क्यों भाई, इतना जाएगा। या इसी को अपन लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू डी जीरो इंटू वन प्लस गामा इंटू ऑफ टी टू द पावर ऑफ -1। यदि आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हुए गामा की वैल्यू काफी कम होती है, तो हमको मालूम है बाय बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम आपको पता है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यदि x काफी स्मॉल हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को क्या लिखते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स। आगे की हाई पावर्स निगलेक्ट कर देते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए और नहीं पता तो रट लो अभी फिलहाल, बाय बायनोमियल थ्योरम ये होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू डी जीरो इंटू वन प्लस एन, यहां जाएगा -1 गामा इंटू ऑफ टी। तो इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जीरो इंटू वन माइनस गामा इंटू ऑफ टी। ये रिलेशन मिला। आपको समझना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो फिर प्लस हो रहा है, 1 के साथ ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर ये V0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब जितना वॉल्यूम था उससे ज्यादा हो जाएगा कब, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। लेकिन डेंसिटी के केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, D0 माइनस D0 इंटू गामा इंटू टी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनोमोलस में एबनॉर्मल, बाकी सब लिक्विड में डिफरेंट होता है, वाटर में डिफरेंट होता है। बाकी सब लिक्विड में तो आप जब हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। आप बर्नर के ऊपर गैस पर यदि दूध गर्म करने रखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऊपर आएगा, उफनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऑयल में भी ऐसे ही होगा, वाटर में अलग होता है। यदि आपने देखा हो कि यदि फ्रीजर में आपने आइस रखा है, बर्फ, यदि जब पूरा कटोरी भरकर आपने पानी रखा था, जब वो आइस बनेगा तो थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखेगा, और जब उसको फ्रीजर से बाहर आप रख दोगे मेल्ट होने के लिए, तो आपको देखने लगेगा पूरा वो जो बाहर भी निकला था तो वो भी सेट हो जाएगा कटोरी में। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, प्रैक्टिकली देखा गया है, जो वाटर है उसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो इनिशियल लो टेम्परेचर पर तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम कैसा होता है, मिनिमम। इसके बाद यदि आप और हीट देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इसका भी वॉल्यूम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम कैसा देखा गया है, मिनिमम। स्वाभाविक है वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यदि हम यहां पर ये टेम्परेचर और डेंसिटी, ये 0 और ये 4, तो आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। समझ गए बात? इसीलिए इसको बोलते हैं एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। बाकी सब लिक्विड के समान बिहेव नहीं करता है, उससे हटके करता है।
बाकी सब लिक्विड में आप हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन वाटर के साथ में 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहले वॉल्यूम कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद और टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो फिर वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। राइट, जल्दी से ग्राफ बना लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। तो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस is the produced in the body when it is not allowed to expand or contract while its temperature is increased or decreased। यदि हम जैसे किसी वायर को दोनों एंड्स पर क्लैंप कर दें, टाइट कर दें या रॉड को, और फिर यदि हीट दें और हीट देने की वजह से वो एक्सपांड करना चाहिए पर जगह नहीं है, या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पर लेंथ शॉर्ट होने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस रॉड में क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? Thermal stress is the stress produced in the body when it is not allowed to expand or contract while its temperature is increased or decreased। तो बच्चों इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस या कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, टेंशन मतलब तो फोर्स होगा, तो कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि आपको एक चीज तो पता है कि यहां पर जो भी वायर या रॉड है उसके लिए यदि हम Y बोलते हैं तो Y इज इक्वल टू होना चाहिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यदि स्ट्रेस बोलूंगा तो आप बोलोगे Y इंटू ऑफ स्ट्रेन। अब आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रेन क्या होता है, आपको अल्फा पता है। पहली बात तो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा इंटू डेल टी इज इक्वल टू जाएगा डेल एल अपॉन एल, और ये जो क्वांटिटी लिखी है वो क्या है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम स्ट्रेन की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल स्ट्रेस हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए y इंटू अल्फा इंटू ऑफ डेल टी, क्योंकि हम स्ट्रेन की जगह लिख सकते हैं डेल एल अपॉन एल, और डेल एल अपॉन एल किसके इक्वल है, अल्फा इंटू डेल टी। तो इतना थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर y का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा का मतलब है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो यदि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A हो तो हमको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग टेंशन बोल रहे हैं तो T अपॉन A, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो T अपॉन A इज इक्वल टू Y इंटू अल्फा इंटू डेल थीटा या डेल टी। तो T इज इक्वल टू Y इंटू A इंटू अल्फा डेल टी, Y इंटू A इंटू अल्फा इंटू डेल टी। जहाँ तक मुझे याद है इलास्टिसिटी में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, T इज इक्वल टू Y इंटू A इंटू अल्फा इंटू डेल टी। तो बच्चों व्हाट इज Y, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। व्हाट इज डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।
और जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहली चीज़ तो आप मेरे चैनल पर जाएं और सबसे बढ़िया है उसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वीडियो मिलते जाएंगे जो जो मैं देते जा रहा हूँ। दूसरा, प्लेलिस्ट से पढ़िए आप। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो देखिए कंप्लीट फिजिक्स लिखा हुआ है, कंप्लीट मैथ्स लिखा हुआ है, पूरे लाइन से आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। और 1.25 की स्पीड से पढ़ा करो बच्चों, 2x की स्पीड से मत पढ़ा करो। 40 मिनट का यदि आप वीडियो है, यदि 20 मिनट में ख़त्म करके सोच रहे हो कि हमने टाइम बचा लिया, तो 20 मिनट बचाया नहीं, बल्कि वो जो 20 मिनट आपने लगाया वो भी बेकार चला गया, क्योंकि दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। भाई टीचर की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच तो करने दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है कि आप 1.25 की स्पीड में पढ़ें तो आपको फ़ायदा होगा।